लॉ का प्रोफेसर आज कथक का क्लास लेगा या कथक की इंस्ट्रक्टर आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाएंगी तो वो कहीं बेईमानी हो जाएगी। हमारा राजनीतिक मित्रों को परामर्श होगा, राजनीति करें और वो काम न करें जो उन्होंने कभी किया ना हो। क्या कभी कोई राजनेता पुलिस और थानों से लाभान्वित हो रहा है? अगर हो रहा है तो कानून व्यवस्था शौचालय में चली जाएगी। मैं आपके सामने कहूंगा, दो चित्र अपने सामने रखना। एक नेतृत्व एक बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है और एक मुख्यमंत्री कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा। जिनके कमाऊ पूत और जिनके आमदनी के जरिए कमर आप तोड़ देंगे वो तो खड़े खड़े रोएगा। तो परवीन और जो लड़का असद मारा गया तब बच्चा ही था, तो आया था उनका कि अब हमारे पति को बख्श दीजिए। औरों से पूछिए, खातिर के कई स्तर होते हैं। च्यवनप्राश से शुरू कीजिए, होम्योपैथी पे आइए, लाल दवा लगाइए, फिर आगे जाते जाते तो फिर आप बाईपास सर्जरी तक पहुंच सकते हैं। ठाकुर अमर सिंह साहब ने ये कहा कि विक्रम सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर माननीय नेताजी अखिलेश जी और मेरे ऊपर पोटा लगा रहे थे। मुझ में इतनी प्रतिभा और सामर्थ्य है कि मुझे अपना निर्णय मैं स्वयं लूंगा। आपके फुटपाथिया नेता और गली मोहल्ले के नेता का परामर्श की मुझे जरूरत नहीं। कि जो मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल था, 96 में जब उनका इलाज हुआ तो 18 लाख का बिल आया। तो ब्रिटिश हाई कमीशन क्योंकि नागरिक थे वो आते थे कि इनका भुगतान आप करेंगे, इनका भुगतान आप। सांप को हम दूध नहीं पिलाते। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के प्रतिष्ठित इंसान से जो उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा जानते हैं। माफिया अतीक हो या मुख्तार हो, सबकी ये खातिरदारी कर चुके हैं। 4 बार इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। बात करेंगे विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद अभिषेक जी, बड़ी कृपा की कि आप तशरीफ लाए और जो भी समय आपके साथ व्यतीत होगा वो मेरा अहोभाग्य होगा। सर, आपके एक्सपीरियंस की शुरुआत करूं मैं, उससे पहले जो मौजूदा राजनीति में चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अखिलेश यादव का आज एक बयान आया कि एनकाउंटर चप्पल में नहीं होते। उसके बाद अमिताभ यश जो एसटीएफ के चीफ हैं, उनका बयान आया कि चप्पल तो छोड़िए, आप गंजी और लुंगी में भी भागना पड़ता है, स्थिति ऐसी आ जाती है। अभिषेक जी, राजनीति मेरा विषय नहीं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लॉ का प्रोफेसर आज कथक का क्लास लेगा या कथक की इंस्ट्रक्टर आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाएंगी तो वो कहीं बेईमानी हो जाएगी। हमारा राजनीतिक मित्रों को परामर्श होगा, राजनीति करें और वो काम न करें जो उन्होंने कभी किया ना हो। ठीक है ना? दूसरी चीज मैं राजनीतिक मित्रों से पूछ रहा हूं, कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग और फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स अपने में एक बृहद विषय है। मैंने 36 साल किया है, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि मैं 1% भी नहीं जान पाया है। राजनीतिक मित्र तरह हमें कैमोफ्लाज की स्पेलिंग बता दें, कैमोफ्लाज की स्पेलिंग बता दें, मैं मान जाऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत आभास है, ज्ञान तो नहीं होगा, आभास है कि हम किस पे जा सकते हैं, किस पे नहीं जा सकते। चप्पल में हमको ऐसा घुल मिल जाना चाहिए टोपोग्राफी से कि जैसे शेर चलता है पके हुए गेहूं के खेत में और बिल्कुल घुल मिल जाता है, इसको कहते हैं कैमोफ्लाजिंग। उसमें हमें चप्पल पहनना पड़े, उसमें हमें फ्लीट जूते पहनने चाहिए, उसमें हमें गेरुए जूते पहनने चाहिए, उसमें हमें जंगल बूट पहनना चाहिए। ये देश, काल और परिस्थिति ये इसका निर्धारण करेगी। राजनीतिक मित्र के परामर्श की हमें जरूरत नहीं है इसमें। और अमिताभ यश एक सीजन्ड अफसर हैं, एडीजी हैं, शायद कदाचित अब डीजी हो गए होंगे। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वो बेहतर जानते हैं। हमारे बड़े ही विनम्रता के साथ राजनीतिक मित्रों से कुछ तो ज़्यादा जानते ही होंगे। जैसे अमिताभ यश अगर आपको राजनीति में परामर्श दें कि किस बूथ पे किसकी ड्यूटी लगाएं या किस पंचायत खंड में किसको अध्यक्ष बनाए, ये काम अमिताभ यश नहीं हो। इसलिए जिसका जो कार्य है वो वही करे। सर, आपका कानपुर का एक किस्सा चप्पल वाला बड़ा मशहूर है, वो भी बताइएगा एक बार। नहीं, बिल्कुल सही है। जब दिसंबर 1990 को जब दंगा हुआ था तो मैं लंच लिख कर रहा था।
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे। हम्म। जब खबर आई कि सब पत्थर चला गया, आगजनी शुरू हो गई, जैसे बैठे थे चप्पल में, वो शर्ट में आधे बांह की शायद, और फिर उसी तरह से भागे, क्योंकि वाहन में तैयारी पूरी रहती है। आपके टॉमसन मशीन कार्बाइन, राइफल, कारतूस कि आप दोनों हाथ कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि हालात ऐसे नाजुक थे, डीएम साहब से मैंने कहा कि आप यहीं रहिए, मैं जाके देखता हूं। चप्पल में ही गया। इसकी फोटो तमाम अखबारों में आई, लेकिन तब प्रशंसा हुई क्योंकि उस चप्पल में जाकर के जब फायरिंग की, दंगा नियंत्रित किया, तो लोगों ने बधाई दी, आलोचना नहीं की कि आप चप्पल में क्यों गए। पहले आपको वर्दी पहननी चाहिए थी। वर्दी में जाकर के क्रॉस बेल्ट पहननी थी, या चमड़े की बेल्ट या वेब बेल्ट पहननी थी। टोपी आपको बेरे कैप लगानी थी या पी कैप लगाना था। आपको हेलमेट लगाना था या बुलेट प्रूफ पटका पहनना था। बॉडी प्रोटेक्टर पहनना था या नहीं पहनना था। आपके सवालों में मैंने 5 मिनट निकाल दिया। अगर हम इसकी साथ सज्जा में चल जाते तो ये जिरह बख्तर लगाने में लगता कम से कम 1 घंटा, तब तक कानपुर जल उठता। इसलिए कहते जो जैसा बैठा हो वैसे ही मौके पे पहुंच जाए, स्थिति को नियंत्रित करे, बनिस्बत इसके कि वहां जाकर के साथ सज्जा का ध्यान रखे। यही होता है रिस्पॉन्स टाइम में। एक एक सेकंड वो गोल्डन आवर होता है। जैसे एक्सीडेंट में मरीज को अस्पताल ले जाने में अगर जितना भी विलंब होगा तो मिनटों में नहीं सेकंडों में वक्त देखा जाता है। आप उत्तर प्रदेश के आईजी रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, एसएसपी रह चुके हैं, गवर्नर के साथ भी आप रह चुके हैं। तो मुझे बताइएगा, 2010 में आप सेवानिवृत्त हुए, 2007 से 2009 तक आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। तो आज के उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं और आपके वक्त के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कितना भेद है दोनों में? आपके सवाल के बड़ा सीधा सवाल है। 3, क्या कभी कोई राजनेता पुलिस और थानों से लाभान्वित हो रहा है? अगर हो रहा है तो कानून व्यवस्था शौचालय में चली जाएगी। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लाभान्वित हो रहे हैं। और जो धन आएगा वो लूट खसोट का होगा, डकैती का होगा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होगा, माफियाओं का होगा। कानून व्यवस्था में अगर शीर्षस्थ नेतृत्व राजनीतिक लाभान्वित नहीं हो रहा है अभिषेक जी, तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। नंबर 3, बीन बीन करके बिना किसी भेदभाव करके अगर निस्तारण किया जा रहा है, 2000 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई, 600 करोड़ की संपत्ति पे नाजायज पे अवैधानिक पे बुलडोजर चल गया, और हमारे राजनीतिक मित्र यही आरोप लगा रहे हैं कि बेगुनाहों के ऊपर बेगुनाह मारे जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं ढपोर शंख। आप अगर इतने गंभीर और आश्वस्त है अपने तर्कों को लेकर के अभिषेक जी, तो आप एक शपथ पत्र जाकर के न्यायालय में जमा कर दीजिए, एक कंप्लेंट दायर कर दीजिए। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा कि अगर किसी ने फर्जी मुठभेड़ की है, किसी ने कोई गलत कार्रवाई की, सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा, क्योंकि पुलिस एक बहुत पवित्र पुलिस बल है। और संन्यास में भी आप गेरुआ पहनते हैं, पुलिस में आप खाकी पहनते हैं, इतना ही सा फर्क है। वरना वो भी परिवार से बिल्कुल दूर, सन्यासी भी परिवार से बिल्कुल दूर। और ये उम्मीद की जाती है आप केवल संविधान और कानून के अनुरूप काम करेंगे, फर्जी मुठभेड़ नहीं करेंगे, मजलूमों को आप सताएंगे नहीं और गुनहगार को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तो बात बनती है। अब बात आती है कि तब में अब में क्या अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर यह है कि तब कोई लाभान्वित होता था तो परिणाम आपके सामने है, अब कोई है। मैं आपके सामने कहूंगा 2 चित्र अपने सामने रख लीजिए। एक नेतृत्व एक बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, और एक मुख्यमंत्री कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा। आप स्वयं उत्तर दे दीजिए और जनता उत्तर दे दे। आपको अगर चयन करना हो तो किसका चयन करेंगे? आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं? आपके बिल्कुल मिला? बिल्कुल। अच्छा, जिसका आपने जिक्र किया अभी मिट्टी में मिला दूंगा, इसका गोल पोस्ट समझा सकते हैं क्या है? रोड मैप तो बिल्कुल साफ है, गंतव्य बिल्कुल साफ है, ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देख करके बिना दाएं बाएं देखे, लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसी बात कर सकते हैं? मैं अभिषेक जी पूछना चाहूंगा, तो क्या उनका अभिषेक होना चाहिए था? क्या आरती का थाल लेके जाना चाहिए था? तुमेव माता च पिता तुमेव। और आपने जो कह दिया वो दिखाता है कि आपका जीवन लक्ष्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। और पूरे पुलिस विभाग में प्रत्येक थाने के प्रत्येक पुलिसकर्मी को ये मिल गया, मिट्टी में ही मिलाना है। 3 शब्द जो हैं ये मूल मंत्र बन गए पुलिसिंग के उत्तर प्रदेश के। ये 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा, ये 3 शब्द मूल मंत्र हो गए।
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि जो जहां दिखाई पड़ेगा उसको मटिया बेटी कर देना है। आप देखें ना, आप पुलिस में है ना मैं पुलिस में, लेकिन मिट्टी में मिला दूंगा कितनी ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई पूरे देश में, पूरे जी। देश में चलता है। पूरे देश में चल रहा है। और एक है कि मैं कुत्ते से हाथ मिला लूं तो आप क्या कहेंगे, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कबाल, गई भैंस पानी में। अब क्या होगा जब माफिया के कुत्ते से ही हाथ मिला रहे हैं। ये दूसरा, आप देख, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हम तो उस परंपरा के हैं कि अगर आपका सगा भाई, आपका पुत्र अगर ये हरकत करेगा तो कह देंगे इस घर में आने के 2 दरवाजे, बाहर जाने के 4 दरवाजे, दिखाई मत पड़ना कल से कुल कलंक। आपकी भी परवरिश ऐसी ही हुई कि मेरी भी परवरिश ऐसे हुई थी। अगर किसी तरह की बात आई तो ये कहते थे कुल कलंक निकल जा, दिखाई मत पड़ना। यहां सब वंशलोचन बने हुए हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। अच्छा, जिस वक्त आपने वो तस्वीर देखी होगी मुख्यमंत्री जी की कुत्ते से हाथ मिलाते हुए, मैं जानना चाहता हूं उस वक्त आपका मानसिक स्थिति क्या थी, क्या दिमाग में आया आपके, क्या सोचा आपने? मैंने दुनिया बहुत देखी है और दुनिया देख करके हम लोगों के प्रशिक्षण में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या आपके व्यावसायिक कार्यकाल में, सेवा काल में, आपसे कहता है कि अपराधियों से, और जिनकी अपराधी तो छोड़ दीजिए, जिनकी छवि भी अवांछित हो, आपके सहकर्मी भी जिनकी छवि अच्छी नहीं हो, उनसे पर्याप्त दूरी बना करके रखें। समझ गए आप? उनसे पर्याप्त दूरी बना के रखें। उनके आयोजनों से अपने को जाने में परहेज रखें, उनको अपने यहाँ आने न दें, और ऐसी दूरी बना के रखें, कुत्ते से तो छोड़ दीजिए, उनके साथ भी आप दिखाई न पड़े। ये नॉर्म्स होते हैं। और किसी अगर आईपीएस या आईएएस अफसर ने जा करके कहीं माफिया के कुत्ते से हाथ मिला लिया होता या माफिया से हाथ मिला लिया होता तो उसकी नौकरी भी बात आ जानी चाहिए। मैं यहां तक कह रहा हूं। लेकिन राजनेताओं की अपनी अनिवार्यता है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने जो किया मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इसमें गंभीर आपत्ति है कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाना, इसका बड़ा ही नकारात्मक संकेत गया था। अच्छा सर, आजकल एसटीएफ पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। उठना भी चाहिए कि वो फर्जी एनकाउंटर करते हैं, फेक बहुत अच्छी एनकाउंटर करते हैं। जो संतुष्ट हैं वो अपनी बात कह नहीं रहे हैं क्योंकि वो संतुष्ट हैं। लेकिन जिनके कमाऊ पूत और जिनके आमदनी के जरिए की कमर आप तोड़ देंगे, वो तो खड़े खड़े रोएगा, बैठ के नहीं रोएगा, खड़े खड़े रोएगा। माफिया की कमर आप तोड़ दें, कमाने वालों के आप एनकाउंटर कर दें, आप आलोचना तो करेंगे, कहेंगे स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल ठोको फोर्स, ठोक देंगे। हाँ, ये भी एक जुमला चला था। तो क्या कहते हैं, नागरिक अभिनंदन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, अलंकरण करेंगे, युवा हृदय सम्राट बना देंगे। आप क्या अपेक्षा करते हैं? ठोक ही दिए जाएंगे। एसटीएफ की जो छवि है आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। मैं उसका आईजी रहा हूं 4 साल तक और मैंने स्थापित किया एसटीएफ को। उसमें जज्बा था। और आप जो जिस बात की आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दलित कितने, एक दूसरी उनकी खूबसूरती राजनीतिक मित्रों के, समाज को बांटने का जो कुंसित प्रयास आप कर रहे हैं, जाति देख करके एनकाउंटर होते हैं। मैंने जात बिरादरी पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा तो मेरा सीए बरकत अली, ड्राइवर सुरेश अनुसूचित जाति, कैंप इंचार्ज रिजवान अहमद, सबसे अच्छा डिप्टी एसपी जिसने जाकर आसमान के तारे तोड़ के लाके दिए शादाब रशीद खान। इसमें आप बता दीजिए कितने ठाकुर। मेरे व्यक्तिगत जो सबसे नजदीकी मेरे थे, एक भी ठाकुर नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं, या तो मुसलमान या शेड्यूल कास्ट। मुझे तो काम लेना जिसमें जज्बा है मिट्टी में मिलाने का, जिसमें जज्बा है कि जान पे खेल के जान हथेली पे रख के कार्रवाई करेगा, वो एसटीएफ में आ सकता है। क्योंकि एसटीएफ में वो तमाम सुविधाएं नहीं है जो कि सामान्य पुलिसकर्मी को थानों में मिलती है। कोई सुविधा नहीं है। और तब भी अगर कोई आया है तो केवल अपना नाम करने के लिए और अपने जज्बे के लिए और अपने जोश के लिए। अच्छा, स्पेशल कुछ नहीं मिलता एसटीएफ को? नहीं, अलाउंस मिलता है, अलाउंस। लेकिन जो पुलिसकर्मी जो कि सामान्यतः ये समझते हैं कि पुलिस के कुछ लाभ हैं कि वर्दी मिलेगी, वर्दी वहां भी वर्दी पहनता नहीं है, कुछ एक समाज में एक हनक होगी, कुछ दुकान पे गए तो 10% का कोई डिस्काउंट दे देगा। यहाँ ये सब कुछ नहीं, और न कोई अपना परिचय भी देता है कि मैं एसटीएफ में रहा हूँ। गोपनीयता से काम करते हैं और यूपी के बाहर जाके एनकाउंटर किए, खादिम शूज कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कहाँ नहीं किए यूपी एसटीएफ ने। जी हाँ, यहाँ तो यूपी में ही हम लोग मारे जाते थे। अब एसटीएफ जब से बन गई, यूपी के बाहर जा करके हम लोगों ने एनकाउंटर किए
पूरे देश में। अच्छा, आपने कहा कि आप आईजी रहे 4 साल तक, यूपी एसटीएफ के स्थापित किया आपने। जी हाँ। वो क्या सिचुएशन थी जब आपको स्थापना करनी पड़ी एसटीएफ की? स्थापना ये कहते कि जब बाहुबली, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार कल्याण सिंह। अंसारी, मुन्ना बजरंगी, जबकि वो कहते थे, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, मुन्ना बजरंगी जो कि मारे गए थे, मुख्तार के शूटर भी थे, और उन्होंने किसी सेठ को, कालीन निर्यातक को फोन किया कि 5 करोड़ रुपए तैयार रखो। तो निर्यातक की पहुंच वाला था, जो 5 करोड़ की देने की हैसियत रखता है, उसकी पहुंच थी, उसने किसी को फोन कर दिया कि साहब इस तरीके से फोन आया है। फिर फोन आता है मुन्ना बजरंगी का कि बहुत 50 माँ बहन की गाली दी, तो बहुत अपने को होशियार समझते हो, अब तुम ऐसा करो, पहले ब्लैक कैट कमांडोज लगा लो, कोबरा कमांडो लगवा लो, और जब तुम समझो कि तुम्हारी सुरक्षा पूर्ण हो गई है, तब तुम हमें बताओ, तुमको बनारस में कहते हैं ना, ये हजरतगंज, जहां कहोगे वहां करके 50 गोली में मारता हूं तुम्हें, और अब 5 करोड़ नहीं, अब तैयार करो 7 करोड़ रुपए। ये इस परिदृश्य में एसटीएफ का गठन हुआ। ऐसे पैसा वसूला जाता था कि जैसे मान लो कि लाई चढ़ा हो, कोई प्लॉट ले ले तो, कोई लोन सैंक्शन हो जाए तो, कोई फैक्ट्री डाले तो, कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीद ले तो, या किसी के पास ये मालूम पड़ जाए कि इसकी छवि है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बेंगलोर में अपने बेटे को स्टैब्लिश कर रहा है, नाम मैं नहीं बताऊंगी, सब रियल लाइफ बता रहा हूं, बस 5 करोड़ दे दीजिए, 3 करोड़ दे दीजिए। तो एक जबरन धन वसूली करना और ठेके पर हत्या करना। नंबर 3, अपहरण उद्योग। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से आइए, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इस पूरे एरिया को छलनी कर दिया। अडोबे इंडस्ट्रीज के बेटे को उठा लिया, और तमाम ऐसे हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स हुए। तो उसके बाद एसटीएफ का गठन हो गया था। एसटीएफ का गठन हुआ, और उसकी कार्य पद्धति बिल्कुल थाने की पुलिस से बिल्कुल अलग, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल टेक्नोलॉजी को लेकर के, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस के पास होगी, उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी एसटीएफ को हम लोगों ने उपलब्ध कराई। और जो चीज़ होती थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जैमिंग डिवाइसेस, सर्वेलेंस डिवाइसेस, बगिंग डिवाइसेस, वो सब हमने इस्तेमाल किया, और उसको इस्तेमाल करके गुणवत्ता ये थी कि पके आम की तरह ये माफिया मारे जाने लगे, पके आम की तरह ये दस्तयाब होने लगे, और रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, किसी से पूछताछ में कोई मारकूट वगैरह बिल्कुल नहीं थी, जो कि पुलिस के ऊपर आरोप लगता है। एसटीएफ की सक्सेस रेट 90%, 90%, सामान्य पुलिस की बहुत कम है। मैं समझता हूँ 25% भी नहीं होगी। मानवाधिकार के हनन के कोई आरोप एसटीएफ के ऊपर नहीं, क्योंकि हम स्पर्श भी नहीं करेंगे, स्पर्श करने की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी का हम इतना इस्तेमाल करेंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, हमें किसी को छूने की जरूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी है अपनी इतनी है जी। अच्छा, एसटीएफ की बात की, अब थोड़ा सा एटीएस की भी मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस सेंटर खोलने की नौबत आ गई, ऐसा क्यों? एटीएस क्या है, थोड़ा ही सा एक मौलिक अंतर नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि एसटीएफ का काम संगठित अपराध, आंतरिक अपराध, इस तरीके से लेना देना है, माफिया गतिविधियों को। एटीएस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड केवल जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके विरुद्ध, तो जो समन्वय होता है सीबीआई से, आईबी से, आरएनडब्ल्यू से, इन तमाम कार्य को एटीएस भी करती है, एसटीएफ भी करती है, कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। लेकिन अगर कहीं खोला गया है, सहारनपुर में खोला गया है, अस्पताल कहाँ खुलता है? जहां पर बीमारी, यहाँ रोग होंगे, जहां मरीज होंगे। अगर कहीं खोला गया है तो अनिवार्यता और आवश्यकता के अनुरूप, अगर मदरसों में नोट छापने की गोरख धंधे हो रहे हैं, जहां आईएसआई के प्रायोजित स्लीपर सेल चल रहे हैं, जहां पर आपके नाजायज हथियारों का आवागमन हो रहा है, जहां पर लव जिहाद नाम की चीजें एक संगठित तरीके से की जा रही हैं, और जहां पर इन ऐसे तत्वों को कवर फायर दिया जा रहा है, वहीं के ऊपर एटीएस खुलता है। सर, मैं देवबंद की बीमारी को थोड़ा गहनता से समझना चाहूंगा, क्योंकि देवबंदी विचारधारा के जो लोग हैं आपको अफगानिस्तान में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में भी मिलेंगे, बांग्लादेश में जो जमीयत इस्लामी ने अभी टेक ओवर किया, वहां भी देवबंदी विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे। विचारधारा कोई भी हो, जैसे भगवत गीता को किसी हमारे पूर्व मंत्री जी ने भारत सरकार कहते इसमें जिहाद की शिक्षा है, और इंटरप्रिटेशन की विद्वता तो देख लीजिए। अगर गीता ऐसे सात्विक और पवित्र ग्रंथ को कहते हैं कि इसमें भी जिहाद का आह्वान किया गया है, किस बात को? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युद्ध माम कह पांडव किम कुर्वत संजय। अब जो
धर्म में अर्जुन खड़े हुए तो उन्होंने कहा भगवान की शिक्षा जिहाद का आह्वान करा रही है। जी। तो अब इसी तरह से किसी शिक्षा को कहा कर ले, लेकिन कोई भी मदरसा अगर आप देखें, एक अतरसुइया प्रयागराज का मदरसा, नकली नोट वहां छप रहा है। जी इसके अलावा नकली नोट अभी महाराजगंज में छप रहा है। जी। और जिनको भी आप देख रहे हैं उनकी भाव भंगिमा, उनकी रूपरेखा, उनका पहनावा ओढ़ावा अगर आप गौर से करें तो ये सोची समझी एक वहाबी टेक्निक है। ये जो इज्तिमाज होते हैं कि अरबाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, कि उनका अरबीकरण कर दे, कि उनके अंदर जो भारतीयता है वो समाप्त हो जाए और उनको बिल्कुल इस तरीके से अपनी भावभंगिमा बना ले कि जैसे मालूम पड़े कि वो सीधे अरब से अभी उनका प्रागट्य हुआ है। दारुल अरब, दारुल इस्लाम को ये वाला, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, इस्लाम, वो तो जमीन का कंसेप्ट है। हाँ, कि दारुल इस्लाम वो है जहां पर इस्लाम का शासन है, इस्लाम का कब्जा हो। दारुल हरब वो है जहां नहीं है। तो उद्देश्य ये है कि हर दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, ये एक उद्देश्य है, एक धार्मिक उद्देश्य है। और इसी तरह की तालीम आप जैसे अभी यूट्यूब पे चले जाएं, आप किसी भी मदरसे के बच्चे से पूछ ले भाई भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का शायद बता भी दें। इसके अलावा न उनको किसी चीज से ज्ञान है, न किसी चीज की उनकी आभास है। बस वो ये कहेंगे कि हमें तो साहब अपने दीन से ही मतलब है। दीन से मतलब है, अच्छी बात है, ये आप न जाने भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप ये भी न जाने, तो आप दरअसल वहां कर क्या रहे हैं? सरकार से अनुदान आप ले, बिजली में अनुदान आप ले, और आप राष्ट्रपति का नाम न जाने, तो देश को तो पूछने का अधिकार है ही है। और अगर कई मदरसों में इस तरीके से नोट छपेंगे जहां पर चरमपंथी वहां दिखाई पड़ जाएं, जहां पर आपत्तिजनक गतिविधियों की सूचना मिले और कार्रवाई भी हो, तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि इसके बारे में कार्रवाई करे और जानकारी प्राप्त करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी, लेकिन जहां हो रहा है वहां पर सरकार को कार्रवाई करना, ये सरकार का उद्देश्य है। जो जितने भी बड़े माफिया रहे, मुख्तार की बात करें या फिर अतीक की बात करें, आपने ही उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए। पहली बार जो उन्हें सजा हुई वो भी आप ही के मुकदमों में सजा हुई। कितना मुश्किल था इन दोनों को पकड़ना, सजा दिलवाना, या जिस तरीके से कई किस्से सुनते हैं जेल में मछली पालने के लिए तालाब या फिर पंचायत लगा के बैठते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहुबली का मतलब ही यही होता है, इतना धन पैदा कर लो कि जेल में अगर बंद हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैडमिंटन कोर्ट बनवा के तुम्हारे साथ रोज बैडमिंटन खेलने आए। मछली का तालाब खुदवा दो, कि ताजी मछली की जरूरत हो वहीं से पकड़वा करके तुरंत ताजी मछली खाओ। तो जेल कहने को था, वो दरअसल आरामगाह था, अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाने का वो एक अड्डा बन गया था। और जिस तरीके से उसके ऊपर मुकदमा लिखाना कोई आसान, कि जब पूरा आशीर्वाद बाहुबलियों का तो छोड़ दीजिए, जब शासन प्रशासन का आशीर्वाद था तो वो कैसा मुकदमा, कौन सा मुकदमा। अशरफ के ऊपर पहला मुकदमा तभी लिखा गया था जब उसने बच्चियों के मदरसे को तोड़ करके गैंग रेप किया। सबसे पहले बुलडोजर तभी चला था इनके ऊपर, सबसे पहले मुकदमा तभी लिखा गया था, उसी में सजा हुई लोगों को। अच्छा, अतीक की पत्नी भी एक बार आपके पास आई थी? हाँ, जब मैं डीजीपी था कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और ये उनको आभास हो गया था कि उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय हो चुका है। तो परवीन और जो लड़का असद मारा गया, तब बच्चा ही था, तो आया था उनका कि अब हमारे पति को बख्श दीजिए। उनका ये मेरे हाथ में थोड़ी कि मैं बख्शूं, हम तो वो करेंगे जो कानून हमें अनुमति देता है, और मैं चाहूंगा कि वो ऐसा काम ना करें कि फिर हम उनकी खिदमत करें। और खिदमत के लिए अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सेवा हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जरा सा भी आप आश्वस्त होना चाहें या आप गंभीर हों तो उनसे कहिएगा शरीफ हो जाए। हमने ये भी कहा, हम लोग देखिए कुछ ही दिन के लिए आते हैं। मैं आज डीजी हूँ, ताज जिंदगी तो रहूंगा नहीं, बहुत रहूंगा 2 साल, हालांकि रहते उससे ज्यादा गया। 2 साल तक सुधर जाएं, उसके बाद जो मन में करे कि मेरे कार्यकाल में अगर करेंगे तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, खिदमत के आपके किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन आपका पसंदीदा कौन सा किस्सा है जो सबसे, मतलब किस माफिया की जो है आपने सबसे ज्यादा खिदमत की? देखिए, 2 माफिया ने तो ये लिख के दिया कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी होगी। ये भय होना ये नहीं कि हमारे जिले में माफिया जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, ये गूगल पे भी आप देख सकते हैं इस चीज को। खिदमत की बातें की नहीं जाती हैं, खिदमत की बातें हो जाती हैं। और क्योंकि जो भी बातें होंगी वो
किसी के लिए औचित्यपूर्ण नहीं होती है। एक मिसाल और दूंगा। राजू भटनागर एक जमाने का बहुत बड़ा कुख्यात अपहरण करता था। अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग को उसने प्लान बनाया था। इस लेवल का किडनैपर था। बहरहाल उसकी खातिर ठीक से हो नहीं पाई थी, वो जेल चला गया। हमारा कुछ ऐसा है कि जो अत्यधिक इस लेवल के हैं, बच्चियों पे तेजाब फेंकने वाले, तिरंगा जलाने वाले बड़े अपराधी, उनका शायद और जगह भी उनकी आवश्यकता होती है। तो जहां उनकी उपयोगिता ज्यादा होती है, मैं वहां का टिकट उनके लिए कटाने की व्यवस्था कराता हूं। तो ये जेल चले गए, लेकिन जेल में भी इतना भयाक्रांत थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी कि मुझे बड़ा खौफ है। IGSTF ये कह रहे हैं कि नहीं, राजू भटनागर कि जेल में सांप भी निकल आते हैं, अपने को बहुत महफूज न समझो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, मैं बड़ा शांतिप्रिय और अहिंसावादी व्यक्ति हूं। मैं क्यों सांप निकलवाऊंगा जेल में? ये उसके मन की कल्पना थी कि जेल में सांप निकल आएगा, उसको डस वस लेगा। लेकिन ऐसा उन बाहुबलियों के मन में खौफ था, तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कर दिया। और ये बाकी लोगों से, ये तो औरों से पूछिए, खातिर के कई स्तर होते हैं। च्यवनप्राश से शुरू कीजिए, होम्योपैथी पे आइए, लाल दवा लगाइए, फिर आगे जाते जाते तो फिर आप बाईपास सर्जरी तक पहुंच सकते हैं, कानून की परिधि में रहते हुए। कानून की परिधि में गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल। कितने एनकाउंटर किए सर आपने? गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरू करें आप SP आगरा से अगर शुरू करें तो वहां पर बाह बटेश्वर, फतेहाबाद, खड़ा राठौर, तो डकैतों का गैंग चलता था। D39 विद्याराम गैंग, मलखान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी, रोज 1-2 इनकाउंटर होते थे। 2 साल वहां था। इसके बाद मैं आ गया हमीरपुर, वहां भी मुस्तकीम गैंग, फूलन देवी गैंग और तमाम गैंग चलते थे। रामायण सिंह इंस्पेक्टर को गोली लगी, ADG BP सिंगल साहब वहीं कैंप ही करते थे। आए दिन इनकाउंटर होते थे, गिनती तो नहीं की। एटा में मोटा मोटी, अरे मोटा मोटी तो आप हिसाब लगाते, आप गिनते चलो। आप उसके बाद एटा आते हैं तो वहां महावीरा पोथी, शिवराज निक्से, ओनील रॉबर्ट, उन्नाव वाला, ये STF ने मारा। इसके बाद STF ने कितने मारे, ये गिनती करना, हम इसका हिसाब नहीं करते। मेहमान ने कितनी रोटी खाई, एनकाउंटर में कितने मारे, ये मैं गिनता नहीं है, ये प्रभु प्रदत्त है। महावीरा का भी किस्सा आपका बहुत एक फेमस है, दथुआ कांड, शायद नथुआ एनकाउंटर। नथुआपुर कांड एटा में हुआ था। 12 सितंबर 1981 पूरा थाना मार दिया गया था। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 12 सब इंस्पेक्टर और सिपाही पूरे छबीराव गैंग ने मार दिए थे। क्यों? लूटपाट के लिए, हथियारों की, या कुछ और? नहीं, लूटपाट के लिए नहीं, वो एम्बुश लगाने गए थे मारने के लिए। उनको आउटफ्लैंक करके, जिसको कहते हैं ना कि ये तो थे 12-14 लोग, समझते कि हमारी बहुत बड़ी के, वो था करीब 50-60। और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शा लेकर के ऑटोमेटिक वेपन लेके चलते थे, लाइट मशीन गन, स्टेन गन, SLR, ग्रेनेड फायरिंग राइफल वगैरह सब लेके चलते थे। उनके अंदर एक और था जिसको कहते थे भगवान सिंह उर्फ कमांडर, वो आर्मी का, एक्स आर्मी डेजर्टर था। वो बिल्कुल जैसे फौजियों का होता था, एक्सटेंडेड ऑर्डर करना होगा तो हाथ फैला देगा, एक्सटेंडेड ऑर्डर। सिंगल फाइल चलना होगा तो इशारा कर देगा। मैग्नेटिक कंपास सर्वे ऑफ इंडिया लेके बिल्कुल मौन चलता था बिल्कुल। और फिर उसने इसी तरह से आउटफ्लैंक करके पूरी पुलिस पार्टी की हत्या कर दी, मनोबल गिराने के लिए। और राइफल तो, हथियार तो सब लूट ही लिए कर। उसके तुरंत बाद मेरी पोस्टिंग एटा हुई हमीरपुर से। दरोगा की पत्नी के सामने वो वाला किस्सा क्या था? वो महावीरा डकैत का था। वो बड़ा शातिर साइकोपैथ किलर था। वो रेपिस्ट भी था, डकैत भी था। और काली नदी में दरोगा जी अपनी पत्नी के साथ रहते, वो भी बैठ गया और अपने हथियारों के साथ बीच नदी में नाव वाले को मारा 4 लठ, और उस पर दरोगा की पत्नी से रेप किया दरोगा सामने, दरोगा की हत्या की, दरोगा के टुकड़े टुकड़े काट के नदी में फेंक दिया। फिर आप लोगों ने कैसे उसे घेराबंदी, अभिसूचना संकलन, मुखबिर तंत्र मजबूत करना, आवागमन पे ध्यान रखना। फिर आपका पूरा उद्देश्य, डकैत ऐसे नहीं मरता है। आप जो लोग साबुन तेल बेचते हैं वो भी 18 घंटे काम करते हैं। उसी कांड के बाद आपको पैराट्रूप किया गया था वहां? हाँ, इस कांड के बाद नहीं, हमीरपुर से, इसी कांड के बाद जो नथुआपुर कांड हुआ था, हाँ, तब हमीरपुर से एटा तब आपको पैराट्रूप किया गया था। जी। फिर आपने कैसे काबू पाया उस पर? काबू, जब मनोबल बिल्कुल टूट जाता है तो मनोबल बढ़ाना पड़ता है।
मनोबल आप कैसे बढ़ाएंगे? आप उन्हीं के अपने कर्मचारियों के बीच में रहिए, उन्हीं के हथियार इस्तेमाल कीजिए, उन्हीं के जो खाना मेस का खाते हैं, अगर बैगन का भरता रोटी खा रहे हैं तो आप भी बैगन का उन्हीं के साथ बैठ के खाइए। अगर गोली चलती है तो आप उनके साथ खड़े होकर के उन्हीं के आगे चल के, साथ नहीं उनसे आगे चल के चलाएं, जिससे कि ये ना हो कि कप्तान साहब तो बहुत बड़े अफसर हैं, अपने एयर कंडीशन दफ्तर से बात कर रहे हैं और हम लोगों को मरवाने के लिए झोंक दिया है। तो आप आगे चलते थे साथ में? आगे फील्ड में आगे चलते थे, कभी पीछे नहीं रहा हूं। जब एडवांस करते थे तो आगे चलते थे, जब एनकाउंटर खत्म हो जाता था तो लास्ट पे चलते थे, क्योंकि अब एनकाउंटर खत्म हो गया है, कहीं कोई भूला भटका घायल कोई छूट ना गया हो, इसलिए लास्ट में चलते थे। पहले अपने फोर्स को आगे सेफ्टी में कर लेते थे, फिर हम लास्ट में आते थे। ये एडवांस का मतलब क्या है सर? एडवांस का मतलब ये होता है कि जब आप जा रहे हैं आक्रमण करने, उसको कहते हैं एडवांस, तो आप सबसे आगे रहेंगे। एनकाउंटर हो गया, आपने 3 बदमाश मार लिए, अब आप वापस जा रहे हैं। जब आप वापस जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कोई बदमाश कहीं छुपा हो, आपका कोई कर्मचारी कहीं कोई घायल हो, तो उसको देखने की नियत से आप उसको कहते हैं आप चलिए, मैं पीछे पीछे आऊंगा आपके, जिससे कि अगर कोई भूला भटका है, कोई घायल हो या कोई हो, तो हम एंगेज कर लेंगे उसको। अच्छा, तस्वीर भी एक महावीर की वो आई थी एनकाउंटर के बाद की, मैंने जितना सुना है कि उसने बहुत तंग भी किया आपको। हमें क्या तंग करेंगे, कौन खा के तंग करेगा। और ये जरूर था, एनकाउंटर में दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ था। आज का होता तो फिर यही कहते कि साहब चूंकि इस बिरादरी का था आपने मार दिया, आपने रात के अंधेरे मार दिया। वो तो दिन दहाड़े हुआ था, सैकड़ों गांव वाले देख रहे थे। और ये जरूर हुआ था क्योंकि बड़ा शातिर किस्म का वो व्यक्ति था, तो खेत में दुबक करके जैसे सांप होता है लेट जाता था, पता नहीं लगता था। हमारे विद्वान मित्र समझते इसी को कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। पके हुए गेहूं के खेत में अगर आदमी लेटा हुआ है, पता नहीं लग रहा है, और आदमी जा रहा है तो एकदम से देखा कि सामने बैठा है, सामने बैठा है, तो आप क्या करेंगे? फायर। बस दोनों मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं, वो भी मर सकता है। उसकी मौत आ गई थी कि उसके बाद तो खैर मारा ही गया वो, और सब मारे गए एटा के। आपके सवाल का जवाब कितने किए हैं? 3.5 साल में एसएसपी एटा था। जितने भी गैंग थे सबका निस्तारण परमात्मा ने कर दिया, सब खत्म कर दिए, सब खत्म, 1 to all। जहां गए सब खत्म कर दिए या कहीं कोई बच गया था? आपको ऐसा कर रह गया हो दिमाग में कि भाई ये रह गया? देखिए, ये एक काल चक्र है, हमेशा रहे, लेकिन जो 99% जो समस्या होती है, एटा की खत्म हुई, हमीरपुर की खत्म हुई, और मैं जहां जहां रहा तो अभियान चला करके पूरा किया। एसटीएफ में भी जितने थे, श्री प्रकाश शुक्ला लेने और तमाम लोग लेने, सबका निस्तारण ही हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला का किस्सा बताइए सर थोड़ा सा। कहते थे उसका कोई तस्वीर नहीं था। तस्वीर होना जरूरी भी नहीं है, किसी ने देखा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, सबका सब कुछ था, लेकिन ये बताने वाली बात नहीं। लेकिन सर्वेलेंस एक ऐसी चीज है कि आपके पास तस्वीर हो तो क्या, ना हो तो क्या। नया इक्विपमेंट आया था, उसके जरिए मूवमेंट, लोकेशन सब प्राप्त हुआ। लोकेशन को प्राप्त, हमारे एसएसपी एसटीएफ अरुण कुमार बड़े मेधावी इंजीनियर थे, का बैकग्राउंड था उनका। टीम हमारी बड़ी अच्छी थी। अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर, जिनके ऊपर कई फिल्में बनी हैं, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ओटीटी में, तो जिन्होंने लीड किया था श्री प्रकाश शुक्ला वाला एनकाउंटर, तो अविनाश मिश्रा वगैरह बड़े काबिल जाबाज इंस्पेक्टर थे, जान हथेली लेके चलने वालों में से। लोकेशन वगैरह मिला, फिर इंदिरापुरम में गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, तो वो सब तमाम बातें इतिहास में हैं। लेकिन वो एक एनकाउंटर एक पुलिस एक्शन नहीं, वो तपस्या थी। जिस तरीके से इंटेलिजेंस डेवलप किया दिन दूने, और ऐसा कोई काम नहीं था जो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि जो डेस्परेशन था कि करना है, क्योंकि इज्जत पे बात आ गई थी, प्रतिष्ठा पे बात आ गई थी। तो यहाँ तक कि ज्योतिषों, और जो कि मेरा मिजाज नहीं है कि ज्योतिषों तांत्रिकों से परामर्श लें, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि सर इनसे बात करने का, देखो मेरा तो कोई विश्वास नहीं ज्योतिषों और तांत्रिकों में। आप देख लें कि 3 बार गोली लगने के बाद भी मैं कोई अंगूठी, कोई ताबीज गंडा नहीं, मुझे अपनी राइफल और अपने फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स पे, परमात्मा पे विश्वास है, तो मैं कोई अंगूठी या ताबीज या गंडा वगैरह नहीं पहनता हूं। तो लेकिन जिनको हमने कहा कि भाई, लेकिन वो भी एक मनोदशा थी, हम क्यों किसी को हताश करें? अगर किसी की आस्था है, विश्वास है, तो आप जरूर पूछ लीजिए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जो परामर्श लिया, जो किया, 15 दिन में श्री प्रकाश शुक्ला निपट गए। अब किन कारणों से निकले, ये तो मैं तो यही कहूंगा कि एसटीएफ की सूझबूझ, अरुण कुमार, अविनाश मिश्रा ऐसे अधिकारियों की पकड़ काम पे, श्री अजय राज शर्मा एडी लर्नर, उनका परिपक्व मार्गदर्शन, और परमात्मा की कृपा। अच्छा, जिस तरीके से उस वक्त इनकाउंटर हुआ करते थे और आज इनकाउंटर होते हैं, आज पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए सवाल उठाती हैं सरकारों पर, क्या उस वक्त भी ऐसा होता था? अरे इससे कहीं ज्यादा 10 गुना ज्यादा होता था। इससे 10 गुना ज्यादा होता था। और तब भी कहते थे कि साहब पकड़ के मार दिया।
पकड़ के मार पैसा दिया। लेके मार दिया। तब तार का जमाना था, जितने बदमाश होते थे। किसका जमाना था सर? टेलीग्राम, टेलीग्राम का। ये वाला टेलीग्राम नहीं जो चैनल चलता, नहीं वो जो तार वाला भारतीय टेलीग्राम। तारघर। तो जब किसी को, तो वो जहां कहीं उनको आभास हो पूछ जाते एक तार डाल देते थे कि साहब पुलिस इनको रात को उठा के ले गई है, कहीं फर्जी मुठभेड़ में न मार दे या गलत मुकदमे में न फंसा दे। तो हर एसपी की मेज पे रोज 10-15 तार आ जाते थे। तो एसपी सबसे पहला काम चाय बाद पीते कि भाई देख लो भाई कहीं मार मूर तो नहीं दिया है, मार मूर तो नहीं कि मार दे, समझ जाओ कि मुसीबत में पड़ जाओगे तुम लोग। तो उन सब चीजों के मद्देनजर तभी बहुत योजनाबद्ध तरीके, आज उसको थोड़ा और परिष्कृत कर लिया है। आज कवर फायर देने वाले हैं। पहले मानवाधिकार आयोग कुछ 10 शिकायत करेंगे, नेता लोग जाके भाए भाए करेंगे, चिल्लाएंगे चैनलों पे जाके, और उसके बाद दरखास्तें देंगे, इंक्वायरी होगी। जब इंक्वायरी होगी तो उसके बाद ये धरना प्रदर्शन डीजीपी मुख्यालय या एसपी डीएम के यहाँ, इनको गिरफ्तार करो, फायरिंग पार्टी को गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार करें? आपके कहने से थोड़ी होगा। पहले तो इनका बैकग्राउंड देख ले। ये जो कवर फायर देते हैं, मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूं आपको। 2013 मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए, 3 साल हो गए रिटायर हुए। मैं ऋषिकेश कोई व्याख्यान देने गया था, और व्याख्यान के बाद जब मैं निकला बाहर तो आपकी तरह बड़ा कैमरा वैमरा लेके वो सर्च लाइट और 10-15 पत्रकार, मैं समझा कि व्याख्यान बहुत अच्छा ओजस्वी रहा होगा, तो शुभकामनाएं देने आए होंगे, कोई वक्तव्य लेने आए होंगे। कहिए मित्रों कैसे आना हुआ आपका? उनका सर आपके खिलाफ तो हत्या का मुकदमा हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में ले गया था। 3 साल बाद? 3 साल बाद। कैसे? अब सुनिए तो। उनका हत्या का मुकदमा, अच्छा वो कैसे? उनका साहब ये तारिक कासमी शायद नाम था, इंडियन मुजाहिदीन का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन या तो तारिक कासमी था, वो चरमपंथी इंडियन मुजाहिदीन का था। एसटीएफ ने पकड़ा था, आपने इंटरोगेट किया था। ये बाराबंकी जेल से जा रहा था पेशी में, इसको लू लग गई, ये मर गया। इसके परिवार वालों ने कहा कि तत्कालीन एसटीएफ विक्रम सिंह, तत्कालीन डीजी और ब्रिजलाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसको तब इतना मारा था कि उस मारपीट के परिणाम स्वरूप अब ये मर गया 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो हमने कहा एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन से बैठ के बटन दबाते हैं, तो लीबिया में आदमी मार दिया जाता है। और एक मैं हूं, ऋषिकेश से बैठ के बटन दबाता हूं, तो बाराबंकी में आदमी मर जाता है। तो बहरहाल हमने यही कहा कि इसकी ठीक है, इसकी विवेचना होगी बिल्कुल। अब आप अगर आमादा ही हैं ये सब करने के लिए, तो आप देखें हत्या का मुकदमा, ये भी छोटी मोटी चीज नहीं होती है। उसके बाद आप देखिएगा नेट पे, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं क्यों महिमान्वित करूं, आईजीपीओ पे आंदोलन, अरे गिरफ्तार करो ब्रिजलाल को गिरफ्तार। अब 40 कमांडो एसटीएफ के, अफसर एसटीएफ के, ब्रिजलाल जो आज सांसद हैं, और मेरे खिलाफ। तो उन्होंने बहुत, तो ये कवर फायर ये बहुत संगठित है। ये जो मानवाधिकार संबंधित जो ये तथाकथित स्वयंभू जो संगठन है, ये पैसा लेकर के इस तरीके के काम करते हैं। खुल के कह रहा हूं, पैसा लेके प्रायोजित कार्यक्रम इन्होंने किया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अखिलेश जी ने ये कहा था ये मुकदमा फर्जी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अखिलेश जी ने कहा था इतनी नैतिकता थी कि ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी लिखा गया है। आजम खान साहब ने यह कहा अखिलेश जी को इतने जल्दी ये बयान नहीं देना चाहिए था। समझ रहे हैं? आजम खान ने यह कहा कि अखिलेश जी को इतने जल्दी ये बयान नहीं, वो चाहते थे कि मर्डर का मुकदमा आगे चले। तो आप समझ सकते कौन सी शक्तियां कहां थी। और तमाम चीजें आपके सामने हैं। मुकदमा खारिज हुआ, हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि इन सब चरमपंथियों के मुकदमे वापस लिए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, इनका नाम पद्मश्री के लिए भेजिए आप। इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, दोषी हैं निर्दोष हैं, इसका निर्णय न्यायालय करेगा और सबको सजा करा दे। हाईकोर्ट ने सबको सजा करा दी। आजम खान का नाम लिया आपने? जी हाँ। अभी आजम खान कहीं दब छुप गए हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, लगातार सजा भी उन्हें हो रही है। उस वक्त आजम खान क्या हुआ करते थे? आजम खान, मुझे एक बयान उनका याद आता है कि तनखइये हैं, तनखइयों की बात को ज्यादा। आजम खान नेता है, नेताओं को मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहूंगा, बड़बोलापन, अधिकारियों के ऊपर जबरदस्ती रोब गांठना, इसके अलावा उनके ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उन लोगों को, और अपने नाजायज काम कराने के उद्देश्य से अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अधिकारियों को न केवल उनका मनोबल गिरा करके करवाते थे। अब परिणाम आपके सामने है। तो परिणाम सही है या गलत, वो भी तो एक
सवाल है, परिणाम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है। मैंने देखा है। मैं आपको कानपुर दोबारा ले जाता हूं। जी। तब भी आजम खान साहब मंत्री थे। हम्म। हम लोगों के ऊपर ग्रेनेड से आक्रमण होता है, गोली चलती है। हम्म। आदरणीय खान साहब का फोन आता है, कहते हैं आप तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी क्या मैं जान सकता हूं क्या जुल्म कर रहे हैं? कहा, आप तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरफा आप चौकी बना रहे हैं कि जहां जहां से ग्रेनेड आता था, फायरिंग होती थी, हमने वहां पे चौकी वॉच टावर बनवा दिए थे। और उनका अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अब ईंट का जवाब गोली से दूंगा मैं। उन्होंने कहा आपने तो वॉच टावर वहां बनवा दिए हमारे इलाकों में। उनका जहां से पत्थर आएगा वहीं वॉच टावर बनेंगे। वॉच टावर वहां नहीं बनेंगे ग्रीन पार्क में, वॉच टावर वहीं बनेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से अगर आपने आतताइयों आक्रमण करने वालों के ऊपर अगर आपने कार्रवाई की तो फोन किसका आता है? आप हमारे गृह मंत्री नहीं है, भी आपका फोन आता है कि आप उनकी पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर आक्रमण। हमने कहा मंत्री जी एक चीज कान खोल के आप सुन लें, पुलिस पे अगर जिस दिन आक्रमण होगा उस दिन ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जितनी कानून हमें इजाजत देता है उससे मैं उसी परिध में रहते हुए मैं वो नसीहत दूंगा, ये भूलेंगे नहीं। तो खान साहब का क्या रिएक्शन था इस आपके जवाब पर? जवाब ये था कि 24 घंटे में मेरा तबादला हो गया। कहाँ गए फिर आप तबादला हो गए? एक जगह ढूंढी जाती है, ऐसे अफसरों के लिए जगह ढूंढी जाती है कि ऐसी जगह ढूंढो। एसएसपी कानपुर एक सबसे महत्वपूर्ण पद है एसएसपी रैंक पे, और सबसे तथाकथित महत्वहीन पद क्या हो सकता है? जहां अगर आपको पानी भी पीना हो तो आपको खुद जाके पीना होगा, और शायद दफ्तर भी कभी पैदल जाना हो या खुद गाड़ी चला के जाना होगा। तो जगह ढूंढी की लखनऊ में एआईजी ट्रेनिंग, एआईजी ट्रेनिंग, हाँ प्रशिक्षण में भी एआईजी। तो ठीक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी सादा जीवन उच्च विचार का आदमी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन उनका ये था कि हाँ 24 घंटे में आपका तबादला जरूर हो जाएगा। 36 साल आपने सरकार मतलब देश को दिए, 26 साल आप फील्ड पे रहे, 10 साल आप दफ्तर में रहे। कौन सा एक्सपीरियंस आपका ज्यादा बेहतर दफ्तर था? में आप उसको एसटीएफ को नहीं मान रहे हैं, एसटीएफ दफ्तर नहीं होता है। आप 4 साल उसको मान सकते हैं जब दोबारा मुझे ऐसी कृपा राजनीतिक मित्रों की मिली, यूपी इंटरस्टेट बॉर्डर फोर्स की मैंने शोभा बढ़ाई है 4 साल, उसको आप कह सकते हैं जी। तो वो किस्सा भी जरूर बताइएगा। हाँ। कि वो इंटरस्टेट बॉर्डर पे कैसे आपको जो है तो पहले फिर वापस वापस से हो जाता है जी। सरकार थी तो हमारे एक मित्र, उनको भी प्रणाम, उनकी विनम्र श्रद्धांजलि, ठाकुर अमर सिंह साहब। ठाकुर अमर सिंह साहब ने ये कहा कि विक्रम सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, माननीय नेताजी अखिलेश जी और मेरे ऊपर पोटा लगा रहे थे। अब उन्होंने तो भ्रम फैला दिया, और मैं इनको सलाम करता हूं उनकी बुद्धिमत्ता को सबकी। पोटा लगाना, क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा व्यक्ति क्या जो प्रधानमंत्री मटेरियल हो लगा सकता है? क्या लगा सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, इतने बड़े परिवार के ऊपर? कोई कानून नाम की चीज है? लेकिन अमर सिंह साहब ने ऐसी व्यवस्था करा दी कि उनके मन में ये बात मैंने आज तक चर्चा नहीं की, लेकिन आपको पहली बार बता रहा हूं। अब उसके बाद फिर ढूंढा गया कि ऐसी पोस्ट ढूंढो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है, और दूसरा विलोम, आकाश और पाताल। हाँ। तो एक पोस्ट है यूपी इंटरस्टेट बॉर्डर फोर्स, तो वो उसको कहते थे लोग साइबेरिया, जो वर्तमान शासन प्रशासन के लिए अप्रासंगिक है, उसको यहां रखो। कोई काम धंधा कुछ नहीं, आप जाइए दफ्तर जाइए, कभी किसी कर्मचारी की छुट्टी की दरखास्त आ जाएगी, ये कभी कहते हैं कि बाहर जो प्याऊ का घड़ा है वो फूट गया, उसका रिप्लेसमेंट हो जाए। इसके अलावा आपका कोई काम धाम ज्यादा नहीं था। बहरहाल 4 साल वहां भी किए। संयुक्त राष्ट्र में पुलिस एडवाइजर के लिए मेरा चयन हो गया था, बहुत अच्छी पोस्ट थी यूएन में। हाँ, यूएन में, न्यूयॉर्क में। लेकिन शासन ने मुझे कार्यमुक्त नहीं किया, जबकि यूपी पुलिस का नाम होता। समाजवादी सरकार में? जी हाँ, मुलायम सिंह के बाद? जी। ये बात 2006 के आसपास की है। आपको यूएन से ऑफर था और आपको परमिशन चाहिए थी सरकार की, रिलीव हो जाऊं मैं। वो आपका चयन होता है, ऐसा नहीं होता है, इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, इवैल्यूएशन होता है, भारत सरकार अनुमोदन करती है, और उसके बाद बड़ा कठिन, क्योंकि कम से कम 1 अनार 100 बीमार 50 लोगों ने आवेदन किया था। आप इसे समझ सकते हैं कि जब मैं नहीं जा पाया तो किरण बेदी जी उस पोस्ट पर गए। तो आपको बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त?
बुरा क्यों होगा? मैं तो साक्षी भाव से सब देखता हूँ, जो मिलता है वो प्रभु का प्रसाद है, इसमें भी कोई कल्याण होगा। लेकिन ये जरूर पूछा था कि हाँ, इतना हाथ धो करके किसी के पीछे पड़ने की उम्मीद नहीं थी हमें, कि कहाँ एक छोटा सा राज कर्मचारी और कहाँ इतने बड़े लोग, लेकिन प्रतिशोध जो न करा दे। वही जो आपने पहले जिक्र किया था, जब आप कमर तोड़ देंगे किसी की, जब फाइनेंशियली कमर तोड़ देंगे, फिर वो शायद वही बदला उन लोगों ने आपसे लिया होगा। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीपी सिंह, किसे सबसे बेहतर रखेंगे? ग्रेडिंग नहीं करना, सभी श्रेष्ठ है अपनी जगह। सभी श्रेष्ठ, लेकिन जनता, अब दूसरे शब्दों में अगर आज की पूछूं तारीख में तो जनता खुशहाल किसके पहले शासन में? मैं इवेसिव बातें नहीं करता, मैं स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर देता हूं। हम्म, महाराज राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह एंटी डकैती में जो उन्होंने खुली छूट दी, परिणाम यह हुआ कि एटा वेटा मैनपुरी सब साफ हो गए डकैतों से। डकैती मुक्त कराया। तो महाराज, हम लोग प्रयागराज के होने के नाते मुलाकात होती थी, तो उनको हम लोग महाराज ही कहते थे। अब आपने बताया कल्याण सिंह वन, फिर बहुत श्रेष्ठ, फिर बहुत श्रेष्ठ। अब आप आइए बहन मायावती जी के ऊपर। बहन मायावती जी ने मुझे कम से कम पूरी छूट दी और इस पूरी स्वायत्ता दी, और इतनी स्वायत्ता दी कि मैं जिसको चाहता था मैं अपॉइंट करता था, जिसको चाहता था बर्खास्त करता था। ये कोई नहीं पड़ा कि ये कि उनके काडर के हैं या उनके काडर से कोई संबंध में है। उनका जिसको जो करना है कर दे, पूरी छूट। मतलब समझता नहीं। तो योगी जी दूसरे लेवल के हैं। अगर सबको मैंने अगर कहा, योगी जी की जो प्रशासनिक पकड़, सूझबूझ, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य का प्रागट्य होता है तो यह तो सन्यासी या सन्यासी के अनुरूप कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप सबके पुण्य का प्रागट्य है जो योगी जी आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और आखिरी सवाल, कई चैनल पे जब जाता हूं तो लोग ये पूछते हैं कि आप अमुक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। तो पहली चीज, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, आप ऐसे फुटपाथिया नेताओं के परामर्श की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझ में इतनी प्रतिभा और सामर्थ्य है कि मुझे अपना निर्णय मैं स्वयं लूंगा। आपके फुटपाथिया नेता और गली मोहल्ले के नेता का परामर्श की मुझे जरूरत नहीं, नंबर एक। और लाभ लेने का एक समय होता है, जैसे स्वयंवर का भी एक समय होता है, इसी तरीके से राजनीति में जाने का भी एक समय होता है। और वो अगर समय होता और मेरे मिजाज में होता, मेरे डीएनए में होता राजनीति कर लूं, तो मैं जरूर करता। लेकिन उसकी एक देश काल और परिस्थिति होती है जो कि आज नहीं है। मतलब अब राजनीति में नहीं जाएंगे, ये तो साफ है। जाना होता तो वही, मतलब संवर की एक एज होती है। बासी कढ़ी में उबाल आने का मतलब क्या है? अरे भाई, हर चीज की एक एज होती है। बिल्कुल है। ये तो वही बात है मूर्खतापूर्ण करने की। आप क्या एक कही जरूरत रिश्ता, मैट्रिमोनियल कॉलम आता है, तो एक देवी जी, मैं क्यों कहूँ भाई, देवी सभी श्रेष्ठ हैं, हमारी उम्र की थी, तो उन्होंने जरूरत रिश्ता में इश्तिहार दिया कि एक दूल्हे की जरूरत है। तो एक ने कहा कि मोहतरमा, अब आपको रिश्तों की नहीं, अब फरिश्तों की जरूरत होनी चाहिए। समझ रहे नहीं जी? हाँ। तो हर चीज का एक अवस्था, लेकिन आपके पास चूंकि कोई तर्क नहीं, आप कहेंगे आप तो उनके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, तो आपका एकाधिकार नहीं। मैं किसकी तरफ से बोलूंगा नहीं बोलूंगा, इसका निर्णय फुटपाथिया नेता नहीं बताएगा, गली मोहल्ले का नेता नहीं बताएगा। और जो डिबेट को जाकर मछली बाजार बना दे, जिनमें इतना एटिकेट नहीं है, मैंने कहा ना, आप कैमोफ्लेज की स्पेलिंग बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप बड़े विद्वान हैं और मैं आपको सैल्यूट करूंगा। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग आती नहीं और हमको समझा रहे हैं आप चप्पल पहन के क्यों गए। आपने अभी एक चीज कही कि आप लोगों का सौभाग्य है कि एक सन्यासी आपका जो है मुख्यमंत्री है, लेकिन बहुत से लोग गुंडा, आप लोगों का नहीं, हम लोगों का, प्रदेश का जी। उसमें संकोच किस बात का कर रहे हैं? कंठ क्यों अवरुद्ध हो रहा है अभिषेक जी? आप नहीं, कंठ अवरुद्ध निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार के। मैं तो खुद से ही लेके चल रहा हूँ। हाँ, बताएं। खुद से लेके चल रहा हूँ मैं इस बात को कि बहुत से लोग गुंडा भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा तो गुंडा ही नहीं रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर गुंडे हैं, कोई प्लॉट पे कब्जा किया, हाँ ना, मैं जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं। किसी बहू बेटी को ताका? नहीं। किसी माफिया से उनके आर्थिक संबंध? नहीं। अगर नहीं है तो गुंडे नहीं, सन्यासी है। लोभ और लाभ से जो ऊपर उठा वो सन्यासी है। और मैं बाकी से पूछ लो, बाकी पे आ जाओ, यही 3 सवाल तो उनके बारे में पूछ लो। कहीं कोई चेहरा दिखाई पड़ जाए तो गर्दन 360 डिग्री एंगल पे घूमने लगती है। मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूं।
पैसे का ये आलम है, किसकी होटल कहाँ है मैं क्यों बताऊं, किसके मॉल्स कहाँ हैं, किसके मॉल्स कहाँ है मैं क्यों बताऊं, कुत्ते से कौन हाथ मिला रहा है ये मैं क्यों बताऊं, किसके यहां भाई अतीक भाई तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो सिपाही को मैं क्यों बताऊं। लेकिन देश की जनता अत्यंत प्रबुद्ध और जागरूक हो चुकी है और इसका फैसला वो करेगी। जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन, एक आखिरी सवाल, आपका मत, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई इंसान उस कुर्सी पर होना चाहिए? मैं देख रहा हूं कि आप राजनीतिक सवाल एक अराजनीतिक व्यक्ति से पूछ रहे हैं और मैं तो यही चाहूंगा जो सबसे प्रबुद्ध और सबसे उपयुक्त हो वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये भारत देश आर्यवर्त है और विश्व का सबसे ज्यादा, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विश्व गुरु बनेगा। और अगर विश्व गुरु जिसको बनना है तो या तो सन्यासी हो या सन्यासी के अनुरूप वही ग्रह नक्षत्र उसके हो कि सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी की तरह हो। सर जाते जाते कांधार वाला सवाल रह गया। कांधार के जो आतंकवादी थे वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि एक सूचना मिली कि कुछ गोरों को भैंस की जंजीर से बांध करके रखा गया है और बिल्कुल मवेशी की तरह उनके जो भैंस बांधने के अड्डे होते हैं तो वहां पर, और वहां पर जब ये पता चला तो इंस्पेक्टर ध्रुवलाल गाजियाबाद जो साहिबाबाद के इंस्पेक्टर थे, पुलिस पार्टी गई और वही गोली चली, ध्रुवलाल शहीद हुए, 2 कांस्टेबल शहीद हुए। लेकिन जो पकड़े गए, चौंकाने वाली बात कि दुनिया में अलकायदा का जो नंबर 2 सैयद मोहम्मद उमर शेख जो कि ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद ये मेरठ लाए गए। SM नसीम साहब हमारे IG जोन थे, मैं DIG था। खूब गहराई से पूछताछ रोज होती थी। एक दिन सैयद मोहम्मद उमर शेख ने क्या किया, सब लाइट वाइट कर दी ऑफ, दरवाजा बंद करके उसने 1-2 सिपाहियों को, खूब ब्लैक बेल्टर था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट, ब्रिटिश सिटीजन, उसने गलत रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। एक सिपाही जाट की ऊपर हाथ उठा लिया। इतना होना था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिपाही फिर खून उतर आया और जो उनकी खातिर तवाज़ो हुई है वो भूल गए अपना लंदन और भूल गए अपना ब्लैक बेल्ट। हाँ, ब्लैक बेल्ट। उनकी वो दुर्गत हुई। दुर्गत क्या मैं समझता हूँ जो सेवा हुई कि जो मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल था, 97 में जब उनका इलाज हुआ तो 18 लाख का बिल आया। तो ब्रिटिश हाई कमीशन क्योंकि नागरिक थे वो आते थे कि इनका भुगतान आप करेंगे, इनका भुगतान हम, सांप को हम दूध नहीं पिलाते, आपकी इच्छा हो तो पिलाएं, मैं न बिल दूंगा। अस्पताल भेज दिया था, या तो इनके बाप इसकी आपूर्ति करें या आप करें, हम एक पैसा नहीं देंगे। कितने लोग थे सर वो पिटने वाले? पीटने वाले कि पिटने वाले? सैयद मोहम्मद उमर शेख अकेला था। अकेला? अकेला था। अच्छा, उसका अकेले का बिल 18 लाख का था? अकेले का 18 लाख का बिल था 1996 में। 1990। आप समझ सकते हैं कि सेवा किस स्तर की हुई होगी। उसके बाद क्या होता है, पूछताछ होती, सब बाकी सब, फिर सारा जिहाद विहाद हो गया खत्म। उसके बाद जिहाद विहाद सब खत्म हो गया। जैसे गधे सर से सींग गायब होती वैसे गायब हो गए। अब आप आइए। अच्छा, जेल में थे, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया, सारा जिहाद का भूत उनका उतर गया। अब कंधार से इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज की हाईजैकिंग होती है। उसके बाद कहते हैं कि मोहम्मद उमर शेख, मौलाना अजहर मसूद और एक चरमपंथी और, उनको लेकर के आप कंधार आइए। फिर वो हिस्ट्री, आप फिर दूसरी हिस्ट्री होती है, वो दूसरी हिस्ट्री चली जाती है। लेकिन मैं बता दूं, हमारे तो मुठभेड़ की बड़ी आलोचना की जाती है। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सर जॉन मेजर, उन्होंने हमें व्यक्तिगत पत्र लिखा, माय डियर मिस्टर विक्रम सिंह, I must compliment you for the gallant encounter that took place. Our heartfelt condolences to the brave men that you lost. And if there's anything that Her Majesty's government can do, we would be extremely delighted to render our services to you and to your brave men. सर जॉन मेजर की ब्रिटिश हाई कमीशन से चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी हुई है। सर जाते हुए आखिर में एक संदेश आपसे चाहूंगा, जो वर्दी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अभिषेक, वर्दी एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो परमात्मा ने कुछ भाग्यशाली लोगों को दिया है। ये वो अवसर है कि तपस्या करने का, रोज आप तपस्या कर सकते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त ने तो यहां तक कहा
कि पुलिस महकमा वो महकमा की वर्दी पहन करके आपको इबादत करने की तनख्वाह मिलती है। इस मौके को चूके ना। यह मौका ऐसा है कि अपने आप को, कुल और वंश को धन्य कर लें। अपनी संतान के लिए आप ऐसे मार्ग प्रशस्त कर दें कि वो पूजे जाएं, और इससे च्युत होना बिल्कुल वैसे ही होगा कि देश और संविधान के साथ विश्वासघात करना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उन्होंने चीजें साफ करने की कोशिश की, तस्वीर साफ करने की कोशिश की, अपने एक्सपीरियंस बताए, क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश में रहा, आज का उत्तर प्रदेश और पहले का उत्तर प्रदेश कितना अंतर रहा, वो भी हमने बात की। बाकी ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक बार फिर से जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।